नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। आप जानते हैं बिहार में जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, बहुत सारे समीकरणों पर काम होना शुरू हो चुका है। महागठबंधन की ओर से चुनावी घोषणा पत्र यानी इलेक्शन का मैनिफेस्टो, उस पर लगातार मंथन चिंतन किया गया और अब जानकारी यह है कि मैनिफेस्टो उनके पत्र पर मंगलवार को सारी क्लैरिटी सबके सामने आ जाएगी। तेजस्वी यादव घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इस ऐलान के बाद ऑब्वियसली ग्राउंड पर इस पर बात तो हो ही रही है। साथ ही आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का वादा भी पूरा किया जाएगा। माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 और जीविका दीदियों को 2000 रुपए भत्ता। सामुदायिक समन्वयकों की सेवा स्थायी करने की भी घोषणा इस पत्र में शामिल किए जाने की खबर है। तो वहीं इससे पहले चुनाव आयोग ने आज एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश को एड्रेस किया और बताया कि बिहार एसआईआर बेहद कारगर रहा और इसे देश के 12 राज्यों में लागू किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, बिहार में एसआईआर की तैयारी के आधार पर चयनित राज्यों में एसआईआर की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक पोलिंग बूथ पर 1000 वोटर्स होंगे। एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों में होगा। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, साथ ही पश्चिम बंगाल भी शामिल है। ऑब्वियसली इस पर भी पॉलिटिकल रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। वार पलटवार का दौर तेज है, लेकिन बिहार की जनता इस वक्त एक्सपेक्ट क्या कर रही है, उसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां वार पलटवार का खेल जारी है, तो वहीं आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र कल यानी मंगलवार को जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक घोषणा पत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से अब तक किए गए सभी प्रमुख वादों को शामिल किया गया है। इसमें हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। घोषणा पत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और जीविका दीदियों को भी 2000 रुपए मासिक भत्ता देने का वादा शामिल है। इसके अलावा आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा को भी प्रमुखता से जगह दी गई है। एक तरफ जहां महागठबंधन की तरफ से कल घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, तो वहीं छठ पर्व को लेकर भी बिहार से दिल्ली तक सियासी दांव खेला जा रहा है। कल जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से मुलाकात कर सियासत में गर्माहट ला दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में यमुना के वासुदेव घाट पर छठ पूजा में शामिल हो सकते हैं। छठ की ये रौनक, छठ की ये दिव्यता, छठ की ये भव्यता आज दिल्ली वालों के दिल को सुकून देने वाली है। छठी मैया से यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे, दिल्ली आगे बढ़ती रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। उधर बिहार में चुनाव प्रचार के बीच चुनाव आयोग ने पूरे देश में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर के पहले चरण की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन होगा, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ऑब्वियसली अब तक तो हर मसले पर हम बात ही कर रहे हैं, हर एक मसले पर बात हो ही रही है। बिहार 24/7 पॉलिटिकली एक्टिव राज्य। मेरे साथ मेरे दो मेहमान जुड़ चुके हैं, वेरी पंचुअल गेस्ट। सबसे पहले तो आप दोनों को ही नमस्ते कर रहा हूं। राहुल भाई, थैंक यू, आप आए स्टूडियो में, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और अरुण जी, वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस। अरुण जी, नमस्ते कर रहा हूं आपको। अरुण जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, फिर राहुल भाई आपके पास आ रहा हूं। अरुण जी, प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैनिफेस्टो की पूरी तैयारी हो गई? देखिए रोहित भाई, सबसे पहले इस पैनल में मौजूद साथी को एवं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। छठी मैया हम सबों की, आप सबों का सारी मनोकामना पूर्ण करे। रोहित भाई, जैसा कि आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के द्वारा जैसा कि जानकारी है आपको, संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और आप जो भी घोषणाएं हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा
सुने हैं जी। और जो भी घोषणा उन्होंने आज तक की है, हाँ। सारे घोषणाएं उसमें निश्चित रूप से सम्मिलित रहेंगे और महागठबंधन के जो भी हमारे घटक दल हैं जी। उनका भी जो भी घोषणा होगा उसमें संयुक्त रूप से समाहित होगा निश्चित रूप से। और यह घोषणा पत्र बिहार को नई रोशनी देने वाला होगा, तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाला होगा। ठीक। और बिहार की जनता को काफी उम्मीद है हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी से, जो कि भावी मुख्यमंत्री हम लोग बोलते हैं। 14 नवंबर को बिहार वासियों का सपना निश्चित रूप से पूरा होने वाला है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप रोहित भाई माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया जो प्रत्येक माह देने की बात कही है हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जी। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 400 से बढ़ाकर 1500 देने की बात कही है। युवा आयोग की गठन की बात कही है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही है। चाहे बेटी योजना की बात कर लें, चाहे माँ योजना की बात कर लें, चाहे जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने की बात कर लें, सीएम के तहत जो है 30,000 रुपया उनका वेतन देने की बात कही है। बहुत सारा योजना है जो कि एक बिहार को उन्नति और प्रगति और नए बिहार की बात तो आप कर ही रहे हैं, आरजेडी कर ही रही है, इंडिया ब्लॉक कर ही रहा है। एक ओपनिंग में राहुल भाई का भी ले लूं मेरे साथ, और भी मेरे गेस्ट जुड़ चुके हैं, जल्दी से इंट्रो करा दूं। मेरे साथ धीरज पांडे हैं, प्रवक्ता बिहार बीजेपी के। धीरज भाई नमस्ते कर रहा हूं आपको। अरुण जी से आपको मिलवा चुका हूं, राहुल भाई से आपको मिलवा चुका हूं। सीनियर जर्नलिस्ट कुमार राकेश जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राकेश सर नमस्ते कर रहा हूं, आपका बहुत स्वागत है। और मेरे को हिमांशु भी नजर आ रहे हैं, हिमांशु कुमार सिंह, प्रवक्ता जेडीयू। हिमांशु भाई नमस्ते कर रहा हूं। राहुल जी मैं आपके पास आ गया, एक एक ओपनिंग में दूंगा, 2 से 3 मिनट में आपको देता हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार घूम रहे हैं, आप पूरे देश में घूम रहे हैं, मुझे प्लीज आप बताइए बिहार जैसे राज्य में जहां पर अभी ये डिबेट आगे बढ़ेगी तो जातीय समीकरण, धार्मिक फैक्टर, धर्म का क्या समीकरण है बिहार में, वो कितना चलता है नहीं चलता, वो सारी बात मैं करूंगा। लेकिन इस वक्त एक आम बिहारी वाकई इंतजार कर रहा है कि मैनिफेस्टो में क्या कुछ होगा, चाहे एनडीए ब्लॉक हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो। इट मैटर्स अ लॉट। रोहित जी सबसे पहले तो सभी देशवासियों को छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं जी। और रोहित जी जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये घोषणा पत्र को लेके बिहार के लोग सजग हैं, इसको गंभीरता से देख रहे हैं जी। मुझे लग रहा है कि बिहार के लोग और विशेषकर बिहार के युवा और महिला मतदाता, उनका ध्यान एनडीए खेमे के चाहे घोषणा पत्र हो या फिर जो है कि महागठबंधन का घोषणा पत्र हो, उसके तरफ काफी जबरदस्त टकटकी लगा के वो देख रहे हैं। क्योंकि देखिए बिहार की जनता की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है वह है पलायन। अभी हम लोगों ने देखा कि रेल मंत्री ने घोषणा की कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हालांकि वो संख्या काफी ज्यादा बड़ी संख्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी काफी संख्या में ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि घंटों घंटों तक किस तरह से बिहार के लोग जो है कि देश के अलग अलग हिस्सों से छठ व्रत के लिए कितनी कठिनाइयों के साथ बिहार जा सके। तो रोहित जी उससे वो तस्वीर तो दिखती है कि पलायन का मामला बिहार का सबसे गंभीर मामला है जी। वो अभी भी जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है, सहमत हूं इस चीज से। लेकिन बिहार में जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है और वैसे स्थिति में वहां पे उद्योग नहीं लग सकते। इससे काफी ज्यादा जो है कि कहीं कहीं एक निराशा फैली है वहां के युवाओं में, बिहार के लोगों में, जो बिहार के स्वर्णिम भविष्य की तस्वीर देखना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों की निगाहें हैं कि बिहार में रोजगार कैसे प्राप्त होगा। देखिए रोजगार सरकारी रोजगार है, वो सबों को पता है कि तेजस्वी यादव जी ने जो है कि वो वादा किया है कि प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार के लोग ये भी चीज जानने के लिए इच्छुक हैं दोनों दलों से कि वहां पे उद्योग को लाने के लिए उनकी कोशिशें क्या हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं जी। एक लंबा पीरियड होता है। अभी भी रोहित जी हम लोग किसी भी आंकड़े पर देखें, बिहार देश में सबसे ज्यादा गरीबी वाला राज्य कौन है, वो बिहार। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य कौन है, वो बिहार। तो बिहार को लेके कुछ तो टैग बिल्कुल इतने आसानी से जो है कि कुछ शीर्ष पायदान पे बिहार इस तरह से कायम है, वो बिहार वासियों को कहीं से भी अच्छा नहीं लगता। मैं बिहार के यात्रा पे भी था, आपने बताया ही कि अलग अलग हिस्सों के में यात्रा करते रहते हैं। तो उस स्थिति में चाहे जो प्रवासी बिहारी हम लोगों को बाहर मिल रहे हैं या फिर जो बिहार में लोग हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि अब बिहार का काया पलट होना चाहिए। अब ये बात करके कि 1990 से लेकर 2005 तक की बिहार की स्थिति में रही, भाई 2005 से 2025 का समय आ चुका है।
तो उस आधार पे कोई बच नहीं सकता है। तो ठीक है। बिहार के मतदाता काफी जागरूक होकर, मैं कहूँ लेंस लेके वो देख रहे हैं, हाँ। वो इंतजार कर रहे हैं ना रोहित जी, वो लेंस लेके इंतजार कर रहे हैं घोषणा पत्र का। ठीक है। कि उन घोषणा पत्रों का क्रियान्वयन में किसकी स्थिति कैसी रह रही है। परफेक्ट, आपका ओपनिंग बहुत स्ट्रांग आ गया। मैं जल्दी से धीरज भाई आपके पास आ गया, फिर मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। धीरज जी प्लीज मुझे बता दीजिए क्या कुछ स्थिति चल रही है। देखिए महागठबंधन तो कह रहे हैं सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, कल हमारा बड़ा घोषणा पत्र आ जाएगा, सबकी निगाहें हैं। इस बीच बीजेपी की तरफ से भी कई रिएक्शन आए हैं, वो रेवड़ियों की बात कर रहे हैं। कैसा अभी माहौल क्या चल रहा है, और मुझे बता दीजिए एनडीए का संकल्प पत्र कब तक। धीरज भाई अनम्यूट कीजिए, जल्दी से खुद को अनम्यूट करिए। जी अभी आवाज आ रही है? परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर। रोहित भाई सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और संपूर्ण देशवासियों को जी बिहार की लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जी। बिहार की माटी की खुशबू लिए स्वच्छता संपन्नता को समर्पित, लोक आस्था को समर्पित, और जो डूबते सूर्य को अर्घ देने के साथ जो ये संदेश देता हूं कि जो आज जिसका जो डूब रहा है कल उसका उदय भी सुनिश्चित है, ऐसे महापर्व की सबको शुभकामनाएं हैं। और मैं शुभकामनाएं तेजस्वी यादव जी को भी स्पेशली दूंगा कि जो इस तरह की योजनाएं बार बार दे रहे हैं। हाँ। भाई कल क्यों करेंगे उसका, उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो हम कल देंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हाँ। पल में परलय होएगी बहुरी करेगा अरे कब। वाह जी वाह। अरे भाई आज ही बता दीजिए, आप तो पीछे नौकरी भी दे रहे थे हाँ। कि प्रत्येक घर में एक नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ 80 लाख नौकरी कहां से आ जाएंगी। हाँ। आज उन्होंने नए और घोषणा कर दी है कि माई बेटियों का सम्मान रहेगा। हाँ। माई बहनों के सम्मान पे जो उनके नए गाने आ रहे हैं, मेरे पास कुछ विजुअल्स है, मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको, बड़ा मजा भी आएगा आपको देख के। ये उनकी माई बहन सम्मान का योजना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई छलावे और गलावे में क्यों रखना है। हाँ। जो मैनिफेस्टो है वो आज ही दिखा दीजिए। इतना पावन पर्व है, पूरा बिहार अच्छा आया धीरज भाई हुआ सच है। बताइए, ये जो हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देने वाली योजना है, इसने ग्राउंड पर क्या काम किया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एनडीए खेमे में खलबली मचा दी क्या? आरजेडी बार ये कह रही है। हम खलबली क्यों मचेगी, हम लगातार देखिए डिलीवर करते आए हैं। हाँ। 20 वर्षों से बिहार की जनता हमको ऐसे नहीं चुन के भेज रही है। ठीक और हम झूठा सच्चा कोई बात नहीं करते कि है। हम आएंगे तो हम कह देंगे कि हम उप मुख्यमंत्री थे, हमारे पास 4 अलग विभाग थे और हमने अलग विभाग में 5 लाख नौकरियां दे दी। हाँ। मुख्यमंत्री के रहते हुए उप मुख्यमंत्री नौकरी दे, अब इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता है। ठीक है। तो अब इससे ज्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आपका हम ओपनिंग आ आगे गया इस धीरज बात- भाई, मैं वापस आपको मौका दूंगा, एक बस ओपनिंग हो जाए। कुमार राकेश जी प्लीज। कुमार राकेश जी, आप तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहे हैं, बनते रहे हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपने तो कई चुनावों को कवर कर लिया है। बीच में फ्रीबीज का बहुत ट्रेंड देश में चला, तो मैं ये कह सकता हूं कि राकेश जी ने फ्रीबीज को लेकर बहुत अग्रेसिवली, फ्रीबीज स्कीम्स को लेकर उन्होंने लताड़ा भी था। लेकिन अब वही चीज हम बिहार में भी देख रहे हैं। अब ये नया ट्रेंड आ गया क्या? इट्स वर्किंग ऑन ग्राउंड। रोहित जी, जो फ्रीबी की बात आप कर रहे हैं, फ्रीबी की जो पॉलिटिक्स है, हाँ। किसी के लिए भी ठीक नहीं है जी। अब फ्रीबी कब कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। प्लीज सर। मैं आपको 10 सेकंड ज्यादा समय लूंगा, लेकिन मैं उसको मैं ये बताना चाहता हूँ उस पे कि फ्रीबी मतलब चुनाव के पहले जो घोषणा है लोग उसको फ्रीबी बोल देते हैं। हाँ। लेकिन वो नीतियों के तहत या योजनाओं के तहत दी जाने वाली कोई राशि है या कोई स्कीम है, हाँ। उसको फ्रीबी नहीं कह सकते। लेकिन उन नीतियों से परे, यून पॉलिसी से परे जो आज तक घोषणा नहीं की गई या बजट में उसका घोषणा नहीं किया गया, उसके बावजूद आप किसी को देते हैं तो उसको हम फ्री भी बोलेंगे। तो लोग एक नई संज्ञा आई है, चुनावी घूस। तो आप लेकिन चुनावी घूस लेने वाला कौन और देने वाला कौन? भ्रष्टाचार की परिभाषा है, उसमें दोनों दोषी हैं। हाँ। लेने वाला भी और देने वाला भी। हाँ। तो आप आम जनता तो जनार्दन कही जाती है। जनता लेती है तो लेने के बाद क्या करती है वो डिपेंड करेगा। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों का मेरा अनुभव है कि जहाँ की शुद्ध रूप से यदि बोला जाए वहां कोई नहीं बोलता। जो हमारे जो 7-8 राज्य हैं वहां पे खुला हर पार्टी इन्वॉल्व है इस रेवड़ी बांटने में। और मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं कि पैसे दो वोट लो की जो बात है, यहाँ जो लोग बोल रहे हैं, पप्पू यादव का अभी वीडियो दिखा गया था, ओपनली देखा, लोगों ने देखा कि वो अपने किसको वो पैसे दे रहे हैं। तो इस हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन इसमें फर्क करने की जरूरत है कि नीतियों के तहत है या बजटीय के तहत है या बजट संतुलन के तहत है। यदि ये एनडीए सरकार ने, नीतीश सरकार ने अपने घोषित
योजनाओं में से, हाँ। बजट के एलोकेशन में से हाँ। उस कंटिन्यूएशन से राशि दिया है, उसे फ्रीबी नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ। उसके पड़े जा करके हाँ। यदि वो दे रहे हैं हाँ। तो वो भी फ्रीबी की श्रेणी में आएगा। ठीक। बात आती है बिहार के विकास की, घोषणा पत्र की। घोषणा पत्र के इम्प्लीमेंटेशन में यदि 20 वर्षों का विश्लेषण किया जाए तो आप पाएंगे कि सभी पार्टी में कमी है। किसी ने कोई दावा नहीं कर सकता, मेरी खुली चुनौती है कि हमने 100% मैंने घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट कर दिया। परसेंटेज में बीजेपी ज्यादा हो सकती है क्योंकि रिकॉर्ड है कि कई जगह उन्होंने उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन का पत्थर लगाया, वहां पर उन्होंने समापन भी किया। अटल योजना जो मुंबई का पुल था, ऐसे कई योजनाएं मेट्रो के थे, वो ये रिकॉर्ड मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। वो भी एक रिकॉर्ड है, सच को बोलना चाहिए। लेकिन कई जगह अभी भी है 100% कोई पार्टी दावा नहीं कर सकती कि मैंने ये घोषणा पत्र किया और इसको इम्प्लीमेंट किया, मैंने डिलीवर किया। राकेश जी आप बहुत अच्छी बात करते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं ना, बहुत ग्राउंडेड भी हैं आप। पैसे कहां से आएंगे? आर्थिक बिहार में नहीं, ये बहुत वाजिब सवाल है। लेकिन राकेश जी प्लीज एक सवाल मेरा, और वो सवाल नहीं है, वो एक कंफ्यूजन है। राकेश जी मेरी एक कंफ्यूजन है, जनता की एक कंफ्यूजन है, आप ही बोलेंगे। राकेश जी सुनिए तो, राकेश जी एक सवाल मेरा और है, मैं आप ही से संवाद जारी रख रहा हूं क्योंकि आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं भी आपकी बातों से सेटिस्फाई रहता हूं। प्लीज आप मुझे बताइए, अब जैसे चुनाव का माहौल बिल्कुल सेट हो चुका था, फिर प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे, नीतीश कुमार भी मंच पे थे, कहा मोदी और नीतीश ये दोनों भाई हैं और 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये किस उसमें आ रहा है, किस डिपार्टमेंट में आ रहा है? योजनाओं के तहत आ रहा है? मैं वही कह रहा हूँ। ये सब रोहित जी आपने जो बोला ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक जो भ्रम और सत्यता की बीच की जो दूरी है या उसमें जो दीवार है, उसको समझने की जरूरत है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने या नीतीश कुमार जी ने या हमारे युवा नेता तेजस्वी जी, किसी ने भी कोई भी जो भी घोषणा कर रहे हैं, वो किन नीतियों के तहत कर रहे हैं? सरकार में बैठे लोग सरकार के योजना के तहत, मैं इस बात को फिर से ये कह रहा हूँ, इसको लेके कहीं क्लियरेंस नहीं है। फ्री भी लोग हल्ला तो कर रहे हैं, लेकिन फ्री भी दूसरा ये है, जैसे केजरीवाल लाएंगे पैसा कहां से? हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, जो बिल्कुल सही बात है, वो आता हमारी जेब से ही रहा। कोई इकोनॉमिक्स कोई पार्टी नहीं देता। लेकिन जब बजट एलोकेशन की बात होगी, बजट की घोषणा होगी, उसमें उद्धृत है। तो दो चीज आपने कम से कम मेरा एक कंफ्यूजन तो दूर कर दी कि कम से कम अगर कोई मैनिफेस्टो में कोई योजना की बात कर रहा है, कोई पॉलिसी के तहत लेकर आ रहा है, तो वो घूस भी नहीं है, वो फ्री भी नहीं है। सरकार ने उसके पीछे पॉलिसी, जिसकी भी सरकार बने, जो भी दे रहा है उसके पीछे एक पॉलिसी है, पॉलिसी मेकर्स ने बनाई है। मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं राहुल जी आपको तुरंत मौका दे रहा हूं, एक रिएक्शन बस मैं ले लूं हिमांशु भाई से, उनका एक रिएक्शन ले लूं, 2 मिनट दीजिए, फिर आपके पास ही आ रहा हूं। हिमांशु भाई प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मैं ना लगातार डिबेट्स कर रहा हूं, राहुल जी मेरे साथ है, कुमार राकेश जी मेरे साथ है, अरुण कुमार जी मेरे साथ है और आपके ही साथी मेरे साथ है, लेकिन बार बार इंडिया ब्लॉक कह रही है, देखिए हमने तो बोल दिया, हमने तो बता दिया तेजस्वी विल बी माय सीएम, तेजस्वी यादव जी सीएम होंगे, लेकिन इनको इतनी कंफ्यूजन क्यों है कि नीतीश जी सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मैं तो बार वो बयान कह रहा हूं कि सब कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी, सबसे पहले आप सभी को और बिहार की जनता को, पूरे देशवासियों को छठ पूजा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए आपने जो बोला कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। आप हमारे घटक दल में, एनडीए में जो भी वरिष्ठ नेता हैं, सभी ने इसको कंफर्म कर दिया है। और राजीव प्रताप रूढ़ी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, और भी जितने घटक दल के वरिष्ठ नेता हैं, वो इसको लेके क्लियर है। वो कोई कंफ्यूजन नहीं था हमें, हमारे सुन रहे हैं ना एनडीए गठबंधन में इसको लेके। तो सभी ने कर दिया कि जिस प्रकार सूरज पूरब में उगता है, उसी प्रकार नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये उनका कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है। तो इसको लेके कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं हमारे घटक दल के, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। दूसरी बात, हमने पिछले 20 साल से जो नीतीश जी ने, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने बिहार में जो विकास किया है और न्याय के साथ विकास किया है, वंचित वर्ग के लोगों, महिलाओं, सभी के साथ न्याय के साथ विकास किया है। तो आगे भी ये जो अभी चुनाव है, तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी बेसिक जो चीजें थी, जो गड्ढे पहले हमें मिले थे विरासत में, उनको हमने भरा है। और हम लोग बिल्कुल रनवे पे खड़े हैं बड़े छलांग लगाने के लिए। पिछले 2 दशक से हम लोग डबल रेट ग्रोथ रेट से आगे समृद्धि कर रहे हैं। तो आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
ठीक है हिमांशु भाई, एक छोटा सा रिएक्शन और प्लीज मुझे दे दीजिए, क्योंकि भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड पर भी उतरी हुई है। हम हर जगह घूम रहे हैं, नालंदा भी पहुंच रहे हैं, मुजफ्फरपुर भी पहुंच रहे हैं, हर जगह पहुंच रही है हमारी टीम। मैं वो रिपोर्ट्स भी देख रहा था। कुछ लोग ना, जैसे हम नीतीश जी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काम तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, काम नीतीश जी ने भी किया है, लेकिन वो ना एक क्वेश्चन मार्क भी उठा रहे हैं कि इतनी बार गठबंधन से इधर उधर किया, अब तो नहीं होगा ना। नीतीश जी तो वैसे खुले मन से भी कह चुके हैं कि हम कभी कभार इधर उधर चले गए, अब कहीं नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूं दर्शकों के सामने ये बात क्लियर हो जाए, है ना? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हाँ। नीतीश जी जब गठबंधन में थे, महागठबंधन में, उस समय करप्शन के जो इल्जाम लग रहे थे, मीडिया वाले ही उठा रहे थे कि आप लोग एक करप्ट पार्टी के साथ हो, करप्ट नेता के साथ आप सरकार चला रहे हो। नीतीश जी ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो नीतीश जी बिल्कुल इसको लेके क्लियर है कि हम लोग हैं जो बिल्कुल एक न्याय के साथ विकास करना है और किसी तरह का करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। लेकिन अभी मैं अरुण भाई के पास जाऊंगा, वो कहेंगे सीएजी की रिपोर्ट आई है 70,000 करोड़। मैं वापस आ रहा हूं, धीरज भाई आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन राहुल जी आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। आपको भी तो ये बातें ठीक लग रही होंगी, राकेश जी की, वो बता रहे हैं घूस क्या होती है और फ्रीबीज क्या होते हैं, पॉलिसीज क्या होती है, पॉलिसी मेकर्स क्या काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं फ्रीबीज पे तो आऊंगा ही, हाँ, लेकिन जो अभी आपने लेटेस्ट मुद्दा लिया कि बिहार के नीतीश कुमार जी क्या मुख्यमंत्री के अगले चेहरे हैं या नहीं है, हाँ, वो देखिए वो कह रहे हैं। नहीं, वो तो बड़ी स्वागत योग्य कदम है, ये लोग कह रहे हैं। हाँ। लेकिन ये संशय कहाँ, ये संशय के बादल आते कहाँ से? ये क्यों है? सही बात है, ये संशय के बादल आने का जो मुख्य कारण है वो खुद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान है। अच्छा, जब गृह मंत्री जी खुद अमित शाह कहते हैं कि भाई हम लोग तो जब बैठक होगी, चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसके बाद गठबंधन दल के बैठक दल, हम लोग सभी लोग विधायक दल की बैठक करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री तय होगा। और ये हम लोगों ने गृह मंत्री जी के इसी प्रकार के बयान को महाराष्ट्र में देखा था हम लोगों ने। हाँ, ठीक है। और महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा कि घटक दल के एक व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री थे उस समय, और इसी तरह से बयान आने शुरू हुए। और जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री से फिर वो उप मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है। तो ये स्थितियां कहीं न कहीं जो बिहार की स्थिति है वो महाराष्ट्र के पैटर्न पे जाते हुए एनडीए खेमे की दिखाई दे रही है। ठीक है। तो इसलिए अब अगर ये सवाल खड़े होते हैं अमित शाह के स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्तर से, और उसका स्पष्टीकरण अगर देने के लिए आएंगे मनोज तिवारी जी, तो वो स्पष्टीकरण जो है कि स्वीकार्य नहीं हो पाता है। अच्छा। उसका स्पष्टीकरण उसी स्तर पर। लेकिन आपको नहीं लगा एनडीए बीजेपी तो ये कह रही है कि देखिए, खुद गृह मंत्री जी के उसी बयान को वो लगातार प्ले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह से तो महाराष्ट्र में भी ये लोग किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे? देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे। वहां पे भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। और चुनाव के बाद जो है कि देवेंद्र फडणवीस जो है कि वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं। हम लोगों ने देखा डंके के चोट पे जो है कि महागठबंधन में बैठक होती है और उसमें सीधे सीधे तेजस्वी यादव को सीधे घोषित कर दिया जाता है। दूसरा सवाल जो आपका था कि भाई फ्रीबीज किसको कहते हैं? देखिए, फ्रीबीज को लेके तो माननीय प्रधानमंत्री जी काफी वो कहते हैं वो जो है कि अर्थव्यवस्था को जो है कि बड़ा नुकसान करता है, शॉर्टकट वाली अर्थव्यवस्था है। राजनीति में लोग जो है कि लंबा काम नहीं कर पाते, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। 2005 से वहां पे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 20 साल सत्ता में हैं। ऐसे स्थिति में वो उन्होंने पूर्व में भी कई बार जो है कि इस तरह से लोगों को जो है कि लोन देने का या रोजगार में जो है कि आगे बढ़ाने के प्रयास किए हैं। ठीक है। जीविका दीदियों से ये तमाम आप इंटरव्यू कर लीजिए, मैंने कई जीविका दीदियों से पूछा वो लोग ऑन कैमरे जब सजग होते हैं तब तो वो कहते हैं कि हाँ हमें जो है कि रोजगार के लिए पैसे दिए गए। ठीक है। लेकिन जैसे आप कैमरा हटा लीजिए, पूरा महिला समुदाय में यही चीज है कि हाँ वो 10,000 रुपये दे दिए गए, उसकी दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। तो ये एक तरह से किस श्रेणी में जोड़ा जाएगा इसको? और अभी भी शासन के 20 साल बाद जब आप चुनाव होने वाले हैं उस समय आपको जीविका दीदियों को जो है कि उनको फिर से आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो यह स्पष्ट है कि रोजगार देना इसका प्रमुख लक्ष्य नहीं है, बल्कि महिला मतदाताओं को आकर्षित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। और ये इसका महत्वपूर्ण कारण केवल एक लाइन में बोलूंगा, शराबबंदी काफी कठोर ढंग से रोहित जी पहले वहां पे बिहार में लागू था। बिल्कुल सही बात है। 16-17 के समय में आ रहा हूं हिमांशु भाई, डोंट वरी, आई विल कम टू यू। और उस समय महिला मतदाता बहुत मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ जो है कि वो हर कोई कह रहा है 2020 में जेडीयू को महिलाओं ने भर भर के छप्पर फाड़ के वोट दिए थे। नहीं, बिल्कुल दिया था महिलाओं ने, लेकिन मैं कह रहा हूं उसके बाद हम लोगों ने देखा बिहार में किस तरह से बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी जहरीले शराब से काफी संख्या में लोगों की मौतें हुई। तो शराबबंदी आज के डेट में बिहार में ढंग से लागू नहीं है। ठीक है। महिला मतदाताओं में उसलिए वो जो आकर्षण था नीतीश कुमार के लिए, वो आकर्षण कम हुआ है। उसको मजबूत करने के लिए ये उपाय। ठीक है। हिमांशु भाई आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। एक रिएक्शन में अरुण भाई से ले लूं, देन धीरज भाई, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर राकेश सर भी हमेशा। अरुण जी प्लीज बताइए। अरुण जी, फ्रीबीज जरूरी हो गई है क्या बिहार में? तो आप लोग बोल रहे हैं जनता त्रस्त है, तो ये फ्रीबीज ठीक है, मतलब मैं इसके ना बहुत विरोध में हूं ना बहुत फेवर में हूं।
लेकिन मैं कह रहा हूं ग्राउंड से माहौल ऐसे ही आ रहा है आपके पास, सर्विस रिपोर्ट यही बता रही है कि ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी, फिर क्या फर्क है? नहीं, देखिए रोहित भाई, अभी सीएम फेस को लेके चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हाँ। घोषणाओं को लेकर कर रहे हैं। हाँ। और देखिए किसी भी, जैसे महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, आधी आबादी जो है उसे सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं। किस परिस्थिति में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने बड़ा निर्णय लिया कि माई बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपया महिलाओं को देने का काम करेंगे। ठीक है। अब देखेंगे ग्राउंड पर वो गए, महिलाओं से रूबरू हुए, अगर देखेंगे तो 65% हमारे बिहार की महिलाएं एनेमिक है, महंगाई चरम पर है। वो चाह कर भी नहीं तो कुछ खा पाती हैं, ना तो बच्चे को दिला पाती हैं, ना तो मार्केट जा पाती हैं, यह स्थिति है। तो इस हालात में जो हमारे बिहार तो की मैं तो यही पूछ रहा हूँ आपसे, आप बहुत अच्छे वक्त हैं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ फिर बदलाव क्या है? अगर 10,000 रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दे दिए, आप भी वही कर रहे हैं, या तो कोई पॉलिसी हो आपके पास कि भैया हम उनको काबिल बना रहे हैं, हम उनको रोजगार दे रहे हैं, फर्क क्या है फिर? अरुण जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए आप देखेंगे फर्क यही है। अभी घोषणा पत्र की बात हमारा तो स्पष्ट है, विजन हमारे नेता ने क्लियर किया है बिहार वासियों के सामने। चुनाव मैदान में जाने के पहले हमारा रोड मैप क्या है, हम क्या करने वाले हैं बिहार वासियों के लिए, हमारा चेहरा क्या कौन सा है, हमारा मुख्यमंत्री का फेस कौन है। लेकिन आप देखेंगे दूसरी तरफ एनडीए में कुछ क्लियर नहीं है। चुनाव मैदान में कह तो रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बन रही है। आप लोग करप्शन की बात करते हैं तो वो लालू राज से लेकर अभी आईआरसीटीसी होटल घोटाले सारी चीजें सामने रख रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ जनता के सामने आप इसको टैकल कैसे कर रहे हैं? अरुण जी आ रहा हूँ हिमांशु भाई। अरुण जी अब सुन लीजिए ना, बीच में नहीं टपकना चाहिए। अरुण जी प्लीज आप बोलिए। हिमांशु भाई गिव यू टाइम से चल रहा है, चलने दीजिए प्लीज। अरुण जी अभी रोहित जी देखिए फर्क यही है। तेजस्वी यादव जी भले उम्र के कच्चे हैं, लेकिन वादे के बहुत पक्के हैं। ठीक है। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा। उस चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने जो भी संकल्प लिया था, सारे संकल्पों को मौका जब मिला 17 माह का उस सेवा काल में पूरा करने का काम किया। चाहे 5 लाख नौकरी की बात कर ले, चाहे जाति आधारित गणना की बात कर ले, चाहे 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा की बात कर ले, अनेकों काम है, गिनाने लगेंगे तो 1 घंटा लगेगा। वहीं आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी लेने का काम 11 साल में 22 करोड़ होता है। यानी तेजस्वी यादव उम्र के कच्चे हो सकते हैं, अपने वादे के पूरे पक्के हैं, ये आरजेडी कह रही है, यही जनता के बीच में जा रहा है। हिमांशु भाई मैं आपके पास आ चुका था, एक रिएक्शन आप ही के साथी धीरज भाई से ले लूं। धीरज भाई यहाँ पर इमेज की भी बात हो रही थी, राकेश सर आई एम कमिंग टू यू, लेकिन धीरज भाई यहाँ पर एक इमेज की भी बात हो रही थी अभी राहुल। हाँ जी जुमला साबित हुआ। ठीक है। तो हमारे नेता जो कहते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। ठीक है। लेकिन इन लोगों का देखिए, मैं समझ गया और मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तेजस्वी जी कह रहे हैं अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो उसके पीछे बड़ा होमवर्क है, वो नीतियां कैसे उतारेंगे उस पर काम हो चुका है, ब्लूप्रिंट तैयार है। धीरज भाई प्लीज अब आपको आना पड़ेगा। हिमांशु भाई मैं पूरा वक्त दूंगा आपको, हिमांशु भाई पूरा वक्त दूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। लेकिन धीरज भाई एक इमेज की बात यहाँ पर राहुल जी कर रहे हैं, एक इमेज की बात कि आप ये बोलते जरूर है कि नेतृत्व में लड़ रहे हैं, फिर महाराष्ट्र वाला एक्सपेरिमेंट याद दिलाते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैंने सबके मुंह से ये सुना कि महाराष्ट्र वाला एक्सपेरिमेंट ना हो जाए। तो मतलब वो मान रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है। इन्होंने हमारे विजयश्री की घोषणा कर दी छठ के इस पावन पर्व पे, सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद कहता हूं। दूसरी बात कि हम आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल जी विगत 20 सालों से वो हमारे नेता हैं। जिस प्रकार से एनडीए से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, ठीक उसी प्रकार से एनडीए जो है देश में हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार है, दोनों हमारे बहुत बड़े चेहरे हैं, दोनों की अपनी अपनी विश्वसनीयता है, अपना एक डिलीवरेंस है। एक ने देश को गौरव पथ पे लाने का काम किया है, दूसरे ने राज्य को विजय पथ और विकास के पथ पे लाने का काम किया और पूरी तरह से विकसित किया है। ठीक है। दूसरी बात, हमारे विपक्ष के प्रवक्ता अभी बड़ी हास्यास्पद बात कह रहे थे कि 2020 के
चुनाव में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो जो बातें कही उन्होंने पूरा कर दिया। अरे भाई 2020 से अभी तक आप सरकार में आए कहाँ? आपने तो 2015 से 17 में कह दिया कि हमने 5-5.5 लाख नौकरियां दे दी। अब मैं इनको देखिए ट्विस्ट बताता हूं कि पहली बात तो कोई ऐसा आधिकारिक आंकड़ा इन्होंने नहीं दिया कि वो 5 लाख नौकरियां कहां दी गई। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, उनके पास 4 विभाग थे, सड़क निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन चारों विभागों को खंगाल जाइए, आपको अगर एक नौकरी मिल जाए तो जो कहिए वो। 5 लाख नौकरियों का इनका जो वादा है वही का वही ध्वस्त हो जाएगा, वही का वही पस्त हो जाएगा, जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें भी मुख्यमंत्री के रहते हुए उप मुख्यमंत्री कब से नौकरी देने लगे भाई, ये दुनिया का आपने 8वां अजूबा घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री जब हमारे हैं, उप मुख्यमंत्री साहब नौकरी कब से देने लगे? कहाँ होने लगा? कब से होने लगा? उन चारों विभागों की तो कम से कम नौकरी जाके जग जारी कर दीजिए कि आपने इन विभागों में इतनी नौकरियां दी थी। आप कम से कम कुछ जानकारी नहीं है, कुछ कब तक छलावे में रखेंगे बिहार की जनता को? बिहार की जनता इसीलिए आपको लगातार जो दशकों से यहाँ से बाहर रखा है, आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रखा, इन्हीं सब छलावे, इन्हीं सब मायाजाल जो आप फैलाने का प्रयास करते हैं उसके कारण। अब से भी देखिए छठ का पर्व है, छठी मैया से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको सद्बुद्धि दें, आप इस तरह के छलावे में बिहार की जनता को ना रखें। और जो अगर आपने इस तरह की कोई भी योजना अगर घोषित की है तो उसका मैनिफेस्टो आपका क्या क्रियान्वयन होगा, कैसे आप इनका सृजन करेंगे, उस पर भी चर्चा करिए। हम सभी आपका स्वागत करेंगे। अगर आप ये अच्छी बात हो गई, अगर योजनाएं अच्छी है, क्रियान्वयन कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार है, तो देखिए धीरज भाई भी कह रहे हैं वेलकमिंग कैसे करेंगे उस पर चर्चा करिए, हम स्वागत करेंगे। रोहित जी एक 20 सेकंड दे पाऊंगा अरुण जी, फिर मैं राकेश जी के पास जा रहा हूँ, 20 सेकंड दे पाऊंगा बस। रोहित जी ये बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास के पथ पे लाया, सुशासन दिया। में बिहार की क्या हालत है, नीति आयोग का आप रिपोर्ट देख लीजिए ना। साक्षरता दर में अंतिम पैदान पर, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पैदान पर, निवेश के मामले में अंतिम पैदान पर। एक नंबर में कहाँ है? पलायन में, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, अपराध में। ये कह रहे थे कि हम लड़ने, ये पहला चुनाव है एनडीए का और जो कि बगैर चेहरे का ये लड़ रहे हैं। देख लीजिए ना इतिहास, ठीक है, हर चुनाव में ये चेहरा प्रस्तुत करते थे, लेकिन इस बार क्या हो गया भाई? क्या हो गया? आगे आपका पॉइंट आगे, इस पर मैं वापस धीरज भाई से लूंगा, हिमांशु भाई से मिलूंगा। लेकिन अभी राहुल जी एकनाथ शिंदे जी का जिक्र हुआ ना, तो मुझे वो छोटी वाली स्क्रीन में एकनाथ शिंदे जी नजर आ रहे हैं छठ मनाते हुए। तो और एकनाथ शिंदे जी बड़े कॉन्फिडेंस रह रहे हैं, वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से मेरी सीधी बात होती है, उनका गाइडेंस मुझे मिल रहा है। इतनी शायद टेंशन में एकनाथ शिंदे जी नहीं है कि क्या होगा बिहार में, महाराष्ट्र में मेरे साथ क्या हुआ। राकेश जी प्लीज, यू हैव टू बी ऑन स्क्रीन नाउ। राकेश जी, कुमार, मैं आऊंगा। अरुण जी, संक्षेप में खाली ये चीज कह दूं, बताइए। देखिए महत्वपूर्ण चीज, देखिए एकनाथ शिंदे तो देखिए क्षेत्रीय दल से जो है कि उन्होंने तोड़ के जो है शिवसेना से नई पार्टी उन्होंने गठन किया। लेकिन आप सोच के देखिए कि नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और अगर ये आरोप कहीं से भी लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे जैसे व्यवहार होने की संभावना दिख रही है, ठीक है, तो इसके मायने काफी बड़े हो जाते हैं, काफी बदल जाते हैं इसके मायने जो है। डन। राकेश जी प्लीज। राकेश जी, बहुत सारे नैरेटिव भी तो चल रहे हैं इस वक्त, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, जंगल राज की याद दिला रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, फ्रॉम लालू राज टू तेजस्वी जी पर जो आरोप राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिक्स कर दिए, सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये अगर वो जंगल राज था तो आज भी तो पटना में गोलियां चल रही हैं, ये भी तो जंगल राज है, बदलाव क्या आया? तो जनता नहीं हो रही कंफ्यूज क्या? कोई भी घटना घटती है, दुखद होती है। राकेश जी, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास, मैं क्या है ना सबके पास बराबर जाता हूं। राकेश जी आप बोले। आप मेरे सवाल कर रहे हैं? हाँ सर, आपके लिए राकेश जमीन का अंतर है। आपने जो बातें अभी कही जा रही है, पलायन की बात कर रही है, अपराध की बात कही जा रही है, या बेरोजगारी की बात कही जा रही है, जो भी बातें कही जा रही है उसका बाकायदा तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। राहुल लाल जी बड़े जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो संभावनाओं पे आधारित बातों को करके जो भ्रम पैदा करने की कोशिश, बड़ी सफल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद सफल ना हो, जो महाराष्ट्र का जो मॉडल दे रहे हैं। मुद्दा ये है कि संभावनाओं पे राजनीति होती है, लेकिन संभावनाओं का आधार क्या है, किस बातों पे आप विश्लेषण करते हैं।
यदि उसमें से कोई सूत्र हो तो सूत्र निकाल करके उसका सूत्रपात करें तो बात समझ में आती है। रही बात कि यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें 1990 से लेकर 2005, 2005 से लेकर 2025, तो जो पलायन की बात जो लोग कर रहे हैं, चाहे आरजेडी के लोग हैं, चाहे जो भी महागठबंधन कह लीजिए, उनको जेडीयू के लोग और बीजेपी महागठबंधन बोलते हैं, झूठ बंधन भी बोलते हैं, वो सब सामने लोगों के सामने में है। लेकिन जो मुद्दा है कि पलायन 1990 से लेकर 2005 तक जो पलायन बिहार से हुआ, विश्व के कई देशों में नहीं हुआ और राज्यों में नहीं हुआ, क्योंकि पलायन एक कोई स्थानीय समस्या नहीं है, ग्लोबल समस्या है। मैं 10 कंट्री, 15 कंट्री, 20 कंट्री का ब्यौरा दे सकता हूँ पलायन के कारण क्या क्या है। नंबर 1, उसमें एक यूनिट बनी हुई है यूनाइटेड नेशन पे, ठीक है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार की बात करते हैं ये लोग, ब्रिटिश सरकार के भ्रष्टाचार लाते नहीं है। आरजेडी को, कांग्रेस को लाना चाहिए कि भाई हमने जैसे कि तेजस्वी पे जमानत पे है बेचारे, भाई हम पर गलत आरोप लगा है, हमने कोई जमीन नहीं बेची, हमसे ज्यादा भ्रष्ट नीतीश जी हैं। या राहुल गांधी को बोलना चाहिए हमने 5,000 ज्यादा घोटाला नहीं किया नेशनल हेराल्ड में, हमने 90 रुपया का 90 लाख नहीं बनाया, ये हम ज्यादा भ्रष्ट हैं। उनको सामने लाना चाहिए आरजेडी को, कांग्रेस को, यदि उसको काउंटर करना हो तो। रही बात कि जो कुछ फिगर्स की बात मैं करता हूँ, ये महसूस करते होंगे, अरुण जी भी महसूस करेंगे, राहुल जी भी, जितने पैनल बैठे लोग हैं। यदि पिछले यदि 2005 से 25 की बात की जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, वो अप्रत्याशित हुआ है। 15 से 20%, 30% तक हुआ है। जो कनेक्टिविटी बढ़ी है बिहार में, और कनेक्टिविटी का रोजगार से सीधा, मैं तो 2 पड़ोसी राज्यों का तुलना कर दे रहा हूँ। राकेश जी 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आते हैं, बिहार का मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। कर दे रहा हूं, कितना समय चाहिए बिहार में? राकेश जी सुन तो लीजिए, आप ही की बात को जोड़ देना, आप जवाब दे दीजिए। हवाबाजी वाली बात नहीं करता हूं। रोहित जी मुझे 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, सपोर्ट करना है, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किस रूप में बदला है, लेकिन जाके पड़ोसी राज्य बिहार में वही स्थिति क्यों बनी हुई है? मैं तथ्यों पे बात, अभी भी मैं भी तथ्यों के आधार पर ही बात कर रहा हूँ। एनसीआरबी के तमाम आंकड़े देख लीजिए। अरे भाई बिहार में परिवर्तन लाने के लिए कितने साल तक किसी को शासन में रखा है? संभावनाओं की बात मैं समझ रहा था। मैंने संभावनाओं की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप अगर उत्तर प्रदेश से तुलना करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो बिहार क्यों फिसड्डी साबित हो रहा है? उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर योगी जो है कि वहां पर शासन मिल सकता है, तो बिहार के लोगों की ऐसी क्या गड़बड़ी है कि डबल इंजन में वो एक अयोग्य शासन व्यवस्था में रहे? वो राजनीतिक विश्लेषण मत बोलिए ना, ठीक नहीं लगता। अब आप आइए ना मंच पे। राकेश जी मैं तो ये कह रहा हूँ, राकेश जी सुन तो लीजिए, मैं स्पष्ट तौर पर सीधे सीधे कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर दिखाई दे रहा है या फिर बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर दिखाई दे रहा है? मैंने यही चीज तो कहा कि 2017 में अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल गई, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बदलते हुए दिखाई दी, तो 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद भी 2025 में भी अगर स्थितियां उसी रूप में दिखाई दे रही है, आप कह रहे हैं कि पलायन 1990 से 2005 में पलायन हुआ काफी ज्यादा। चलिए मैं स्वीकार करता हूँ आपके बात को, लेकिन कितने साल सत्ता में रखा जाए बिहार में डबल इंजन की सरकार को कि फिर से बिहार एक मुख्य धारा के राज्य में आ जाए? बिहार आप जाएंगे, बिहार की व्यवस्थाएं सड़ गई चुकी है। आप अगर राकेश जी देखेंगे बिहार की स्थितियां, बिहार में 65 बड़े पुल ढह गए बिना किसी पानी के, बिना किसी आंधी के, बिना किसी पानी के, वो यूं ही भरभरा के गिर गए। वो किसके ऊपर हम लोग आरोप लगाए ऐसी स्थिति में? तो बिहार का विकास का मॉडल के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े होंगे रोहित जी। बिल्कुल सही बात। बिस्तर को लेकर के चाहे आप सड़क पुल की बात करें तो अप्रत्याशित हुआ है, जो आज तक नहीं हुआ। कैसा अप्रत्याशित हुआ है? चूहों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि पुल जो है कि वो चूहे खा जा रहे हैं, सड़क चूहे खा जा रहे हैं। आप लग रहा है अरे भाई सड़क चूहे खा रहे हैं, बिहार में बड़े पैमाने पे एयरपोर्ट बने, कई एयरपोर्ट बंद भी हो गए। आज एक भी के फ्लाइट का संचालन नहीं हो रहा है उन एयरपोर्ट्स में। बताइए करदाताओं का पैसा कहाँ चला गया? 200-300 करोड़ रुपए के लागत से वहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण होता है। ठीक है राहुल जी, एयरपोर्ट पे कुछ समय तक विमानों का जो है कि आवाजाही होती है, कुछ ताला लग जाता है। ठीक है राहुल जी, ठीक है राकेश जी। राहुल जी आप कह रहे हैं बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन राकेश जी का ये मानना है कि बदलाव हुआ है। 20 सालों में बहुत सारी चीजें बदली है, ट्रैक पर लाने का काम किया जा रहा है। अब आप जान रहे हैं जैसे 6 तारीख दूर नहीं है, 2 फेजेस में चुनाव होने, पिछली बार 3 फेजेस में हुए थे, लेकिन पिछली बार से अब तक बहुत सारी चीजें बदली भी है। महापर्व छठ की छठा की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, और 2020 में जेडीयू ने अग्रेसिवली आकर कहा कि ये जो हनुमान है जो 243 सीटों पर उतार दिए चिराग पासवान ने, उसका सबसे बड़ा नुकसान किसी को हुआ तो जेडीयू को हुआ।
लेकिन कल की वो तस्वीरें भी मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं जिसपे नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी एक साथ नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान जी ने पैर भी छुए हैं, खीर का प्रसाद भी ग्रहण किया है। तो ऐसे में इस बार चीजें क्या एनडीए के लिए बदल रही हैं और क्या यही कॉन्फिडेंस एनडीए के पास इस वक्त नजर आ रहा है? हिमांशु भाई, मैं आप ही के साथ शुरू कर रहा हूं। मैं क्या है ना, बिल्कुल आपको वक्त दिया उतना ही वक्त दूसरे को भी दूंगा, इसलिए मैं आपके पास थोड़ा देरी से भी आया। पिछले सेशन में सबका हो गया। अब हिमांशु भाई, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं इस सेशन। प्लीज आप मुझे बताइए, एक तो बार बार जो चिंता है अरुण जी को कि नीतीश कुमार जी को सीएम नहीं बनाने वाले, जो चिंता है राहुल लाल जी को कि नीतीश कुमार जी को नहीं बनाने वाले। 20 सालों से सीएम फेस के तौर पर हम नीतीश कुमार जी को ही देख रहे हैं और अगर महाराष्ट्र वाला एक्सपेरिमेंट होता है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये बात राहुल जी भी कह रहे हैं, अरुण जी भी मान रहे हैं। देखिए, इन दोनों का जो चिंता है, जो माननीय राहुल जी है, अरुण जी है, निराधार है, बिल्कुल निराधार है। महाराष्ट्र की स्थिति और बिहार की स्थिति बिल्कुल अलग है। अब महाराष्ट्र की राजनीति को बिहार के राजनीति से तुलना नहीं कर सकते हैं। यहाँ का राजनीतिक मिजाज कुछ और है। ये बिल्कुल सच है। ये तो तुलना ही गलत है। और हमारे गठबंधन में शुरू से ही कन्फर्म था, इनमें कंफ्यूजन था। तेजस्वी जी चाहते थे मुख्यमंत्री का उनको फेस घोषित किया जाए, राहुल जी नाराज थे, राहुल जी चाहते नहीं थे। वो अभी तक भी खुद से नहीं बोले हैं तेजस्वी जी के बारे में, कंफर्म नहीं किए हैं। तो इनमें ये कंफ्यूजन था, हमारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। ठीक है, हमारे में शुरू से भी जितने घटक दल के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उन्होंने बोला कि हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पे जा रहे हैं इस चुनाव में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी ने भी इसको कई बार बोला है, मंचों से भी बोला है इसको लेके। तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। अभी हाल फिलहाल देख लीजिए, जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राजीव प्रताप रूडी जी, आपने सबके नाम ले लिए, मनोज तिवारी जी, इसके अलावा फिर आप जाइए उपेंद्र कुशवाहा जी। तो जो भी नेता है वो इसमें बोल रहे हैं कि क्लियर है, जिस प्रकार सीधी बात कर दूं आपसे, जनता भी तो आपको सुन रही होगी। हिमांशु भाई आप ही बोलेंगे, इसको लेके हिमांशु भाई उनके पास ये मुद्दा आया कैसे? वो गृह मंत्री जी के एक इंटरव्यू की क्लिप देख रहे हैं, उसमें गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन विधायक दल की मीटिंग होगी, विधायक दल का नेता चुनेंगे जो चुनकर आएंगे विधायक। संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो तो फॉलो करना ही है। वाह, लेकिन चेहरे को लेके कभी कंफ्यूजन नहीं रहा। संवैधानिक प्रक्रिया होती है, वो तो चुनाव होगा, वो कोई भी दल होता है उसका चुनाव होता है, फॉर्मेलिटी होगी। सही बात है, सही बात है, सही बात पाई जाती है विधायकों की। तो वो प्रक्रिया है, उसको लेके तो पालन करना ही होगा। लेकिन चेहरों को लेके हमारे में कंफ्यूजन नहीं रहा, जैसा महागठबंधन में रहा है। इनकी तो सीटों को लेके बंटवारा भी नहीं हो पाई, अभी तक नहीं हो पाई है। 243 सीट है, 253 पे ये लोग लड़ रहे हैं। तो इसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे वापस हो रहे हैं, नाम वापस हो रहे हैं। अब तो हो गई, डेट भी चली गई, अब तो जो होना है वो हो गया होगा। लेकिन हिमांशु भाई प्लीज, मैं आपको 1 मिनट और दूंगा, आपको ये ना लगे कि रोहित के शो में आप आए और आपको कम वक्त मिला। हिमांशु भाई, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ। 2020 में एक्सपर्ट्स ने बताया कि भर भर के महिलाओं ने वोट किए, भाई के तौर पर नीतीश जी की इमेज बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि शराबबंदी एक बहुत बड़ा, अच्छे खासे स्टेट ऐसा फैसला नहीं ले सकते कि शराबबंदी कर दे, शराबबंदी कर दे, शराबबंदी कर दे। उसके बाद आरजेडी ने और जो लोग हैं और जो बाकी इंडिया ब्लॉक के चेहरे हैं, कई जगहों पर तो ऐसे भी नाम आए कि देखिए अब तो शराबबंदी हो तो गई कागजों में, लेकिन होम डिलीवरी चल रही है। आपको नहीं लगता कि इस बार इस इमेज में भी बहुत डेंट आया है कि नहीं आया? 1 मिनट। महिलाओं को लेकर सिर्फ शराबबंदी जो की गई थी, महिला संगठन है, उन्हीं की मांग पे की गई थी। मैं बोल तो रहा हूं, बिल्कुल निश्चित बात थी। जो परिवार का विखंडन हो रहा था, नीतीश जी ने इसको समझा और शराबबंदी की। क्रियान्वयन कितना %? शराबबंदी नीति के रूप में बहुत अच्छी है, इसको लेकर उन्होंने क्रियान्वयन भी किया है। अभी आप जेलों में जाके देखिएगा, जो भी इलीगल बेचने वाले हैं, पीने वाले हैं, सभी जेलों में आपको मिलेंगे। और जो भी रही है खामियां रही है, कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था, विधान भवन के आसपास दारू की बोतलें मिल रही थी। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिए। देखिएगा, जीविका इतनी बड़ी योजना चलाई गई महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए, बिहार में 50% आरक्षण दिया गया पंचायती निकायों में, 35% आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में। आज पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो पुलिस में नौकरी महिलाओं की संख्या है, वो बिहार में नंबर 1 है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो महिला को एम फैक्टर बनाया, महिला फैक्टर बनाया। इनके तरह एम बाई समीकरण हमारा नहीं है, हमारा महिला फैक्टर है। तो इनको समझना चाहिए इसको, बात को। महिलाओं को नीतीश जी ने सशक्त किया, जो महिलाओं को सशक्त किया। महिलाओं के वोट पहले भी नीतीश जी के थे, अब भी नीतीश जी के। अरुण जी प्लीज, अरुण जी क्विक कमेंट। अरुण जी, रोहित जी कौन सा इसका फैक्टर है जिस फैक्टर के कारण नीतीश कुमार जी 3 नंबर की पार्टी बन गई, बिहार की जनता ने बना दिया। और आप लोग प्रबुद्ध साथी हैं, बार बार कई
जुबान से आपने भी कहा और एक राकेश जी भी बोल रहे थे, महिलाओं ने झोली भर भर के दिया। तो आप के ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूँ, डिबेट पर से जाएंगे तो इसे सर्च करके देख लेंगे। सबसे अधिक महागठबंधन को वोट मिला था 2020 में महिलाओं का, ठीक है, एनडीए के बनिस्पत, आप जान लीजिए। ठीक है, सब प्रबुद्ध साथी, किसी के ज्ञान पे मैं सवाल नहीं उठाता। नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है राकेश अरुण जी। मगर एक चीज और मुझे बताइए, आप पर भी तो आरोप लगता है एमवाई 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 एमवाई, तो इस बार क्या कुछ पीछे हो गया? क्योंकि एआईएमआईएम ने आपको पत्र लिख दिया, वो कह रहे हैं हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, आपने उनके पत्र का जवाब देना तक उचित नहीं समझा। अरुण जी, रोहित जी एमवाई के सहारे 1990 से लेकर 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अगर देखेंगे, एक चुनाव 10 का छोड़ दीजिए, सारे चुनाव में बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को सबसे अधिक विधायक दिया और सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। एमवाई के सहारे नहीं, A to Z हर वर्ग जाति का मिलता है। हाँ, जिसके कारण आज भी भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तरीय पार्टी कहलाती है। और 3 नंबर की पार्टी जेडीयू का पालकी ढोते ढोते ये जो है ना, गर्दन कंधा छिल गया, ये स्थिति है। मैं राकेश जी का एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद देना होगा, दीजिएगा नहीं दीजिएगा। ये लगातार कह रहे थे कि 20 वर्षों में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ भाई? 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने कहा देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, और भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहते हुए 33 घोटाले का आरोप लगाया। ठीक है, 3300 करोड़ का सृजन हुए हैं, आगे अरुण जी आपका सवाल आ गया। मैं बिल्कुल अंतिम उसमें होना चाहूंगा, सबका मैं एक रिएक्शन ले लूंगा। 80,000 करोड़ आपका सवाल आ गया अरुण जी। अरुण जी आपका सवाल आ गया। राकेश जी, कुमार राकेश जी 2 मिनट दे पाऊंगा? 2 मिनट। बिहार का कोई से मुख्यमंत्री है कुमार राकेश जी प्लीज। नेता के 10 साल की राजनीति में उन पर 27 मुकदमे हैं। अरुण कुमार जी ना एक्चुअली गलत बयानी कर रहे हैं, वो तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं, वोट परसेंटेज पे गलत बोल रहे हैं। और मैंने ऐसा किसी को मैंने समर्थन नहीं किया, कौन भ्रष्ट है कौन सही है, मैं जज नहीं हूँ। वोट के मैदान में जनता जज होती है। बिल्कुल हम है। फैक्ट पे बात कर रहे हैं और फैक्ट पे बात करना चाहते हैं। अब कहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बिजली के पहले कितने घंटे मिलती थी? 2 से 3 घंटे। जानकारी है, विद्युत योजना के तहत बिजली गांव तक पहुंचाया गया यूपीए शासन काल में। आदरणीय लालू यादव जी जब रेल मिनिस्टर थे, 4 फैक्ट्रियां बिहार को दिया, उसके बाद फैक्ट्रियां नहीं लगी। कुछ जानकारी नहीं है, आ जाते हैं डिबेट में ना, यूपीए के शासन काल में जो मंत्री थे, राजीव गांधी विद्युत करण के तहत मेरे पास पहुंचाई गई। लालू राज के 3 रेल कारखाने लालू जी को बोलिए दुनिया के सबसे सच्चे व्यक्ति हैं। कोर्ट ने उनको कहा है भ्रष्ट व्यक्ति, ठीक है, और चुनाव नहीं लड़ सकते। और जंगल राज में टर्मिनोलॉजी कोर्ट से ही आई थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी या एनालिस्ट या वरिष्ठ पत्रकार ने तो दी नहीं थी। राहुल जी, कम टू यू। धीरज भाई, रोहित जी, जंगल राज सरकार को नहीं कहा कर लीजिएगा, मत बजाइए। एक नगर निगम के मामले को लेकर डाटा पे कहां जा रहे हैं? नगर निगम नहीं, और अरुण जी मैं तो ये भी कह रहा हूँ, जंगल राज अगर ये नैरेटिव काम कर जाता तो 2020 में भी आरजेडी को सबसे अधिक सीटें थोड़ी मिलती। यानी जनता इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही। धीरज जी प्लीज, धीरज जी, हम एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी ने मान लिया है कि हमें मुस्लिम वोट करता ही नहीं है, इसलिए हम उस दिशा में देखेंगे नहीं? अभी गिरिराज सिंह जी ने क्या कुछ कहा? आपकी पार्टी तो कहती है ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देश का विभाजन हो गया मुसलमानों के हिंदू के नाम पे। आज भी हम पाप को ढेर रहे ढो रहे हैं। नहीं, ठीक है ठीक है राकेश। धीरज जी प्लीज। देखिए, मैं अपने जो विद्वान प्रवक्ता है, जो साथी प्रवक्ता विपक्ष के हैं, मैं इनके माई समीकरण की जानकारी देता हूं आपको, ठीक है? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? लगातार आदरणीय लालू प्रसाद यादव। इनके नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में कौन? आदरणीय तेजस्वी यादव। विधानमंडल में आ जाइए, नेता प्रतिपक्ष कौन? श्रीमती राबड़ी देवी। ठीक है, सिर्फ वाई ही वाई है और एक परिवार है। इसमें ना दूसरा वाई है और एम तो गायब ही है। अच्छा, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, इतने अनुभवी नेता, इतने विद्वान व्यक्ति, जिनको 2010 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जब इनके पास
लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने भर भी सीट नहीं मिली थी। बिहार की जनता ने इनको महज 21 सीटें दी थी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बिहार विधानसभा में नहीं बना सकते थे। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। संवैधानिक रूप से बिना लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कोई सदन नहीं चलता। तो हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ने इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के लिए ये वो लोग हैं जहां पे MY की बात करते हैं, लेकिन MY तो M गायब ही है, Y ही Y है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी यादव, तो M है ना, सबका साथ सबका विकास, उस सबका में ये M फैक्टर है ना। धीरज भाई कंक्लूड कर दीजिए, मुझे जाना है। सबका साथ मैं बता रहा हूं कि अगर बिहार में कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, हमने बिहार में 40 लाख घर दिए, अगर वो घर मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अगर हम योजनाएं कुछ अरे मुझे याद है बीजेपी के एक सांसद जी ने सदन में भी कहा है कि हमारी योजनाओं का 35 to 40% मुस्लिम जो लोग हैं, समुदाय हैं, वो उसका फायदा ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो होना चाहिए। लेकिन गिरिराज सिंह जी ने कहा वो गलत है। मैं कह सकता हूँ, पता नहीं धीरज भाई कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे। राहुल जी प्लीज कंक्लूड माय शो, प्लीज कंक्लूड। देखिए, सबका साथ सबका विकास नारा जरूर सुनने में अच्छा लगता है। बताइए, अच्छा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं कब लागू होती हैं और वो सबों को प्राप्त नहीं होती है? सड़क बनेगा रोहित जी, बताइए उसके ऊपर क्या कोई वर्ग विशेष ही चलेगा? उसके ऊपर सही बात, उसके ऊपर तो सभी लोग चलेंगे। लेकिन मुख्य चीज ये है कि आप अगर टिकट दे रहे हैं तो टिकटों में अपना प्रतिनिधित्व कितना दे रहे हैं। ठीक है, वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में मुस्लिमों को वो प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है, ना तो बीजेपी के जो बिहार में टिकट का बंटवारा हुआ, उन्होंने जो कुछ टिकट का बंटवारा छोड़ा वो जदयू के ऊपर छोड़ दिया। बीजेपी 0, 1 LJPR एंड 4 JDU। मैं वही तो कह रहा हूं, तो एलजेपी और जदयू के ऊपर छोड़ दिया कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व देना है तो आपको देना है। और मैं अभी भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यही कहूंगा, बिहार को बड़ी उच्च स्तरीय विकास की जरूरत है। बिहार मुख्य धारा के साथ तालमेल करने में आज के समय में सक्षम नहीं है। बिहार में गरीबी नंबर 1 पे है अभी भी, ये तमाम केंद्र सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। बेरोजगारी नंबर 1 पे है, केंद्र सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। तो आप ये कह के कि नहीं बिहार में तो सुशासन है, बड़ी विकास हो गई है, ये अगर कोई दर्शक बिहार में रहते हुए सुनेंगे तो उनको आक्रोश आ जाएगा रोहित जी कि हमें क्यों, हम लोगों को मुख्य धारा के साथ विकास के साथ हमें छोड़ दिया जा रहा है। और आंकड़े देखकर वो ये भी सोच सकते हैं कौन से बिहार की बात करें, हम भी तो बिहार में रह रहे हैं, वहां पर चीजें है नहीं। आज का वक्त इतना ही, मुझे इजाजत दे रहे हैं राहुल जी। थैंक यू सो मच, आप आए। राकेश सर, ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू। आप ग्राउंड की बातें रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हिमांशु भाई थैंक यू सो मच। अभी तो चुनावी बेला आएगी, 6 से लेके 11 फिर 14 हम मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। अरुण सर प्लीज, अरुण सर थैंक यू, आप आते हैं। और मैंने तो पहले ही बोला, जंगलराज वाली बातें चलती तो 2020 में आरजेडी को सबसे अधिक सीटें थोड़ी मिलती, यानी जनता के बीच में भी है चीजें। और धीरज भाई थैंक यू सो मच, प्लेजर, आप आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो वादे बहुत सारे हैं बिहार के चुनाव में, लेकिन बिहार की असल तस्वीर और तकदीर बदलनी जरूरी है, ये हर कोई मानता है, हर कोई चाहता भी है। आज 5 की पड़ताल में इतना ही।